नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। हेडलाइन में हम जटिल विषयों को लेते हैं और उन्हें आपके लिए सरल बनाते हैं। बिल्कुल। तो किरण, आज हम किस मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं? शशि, आज का विषय काफी गंभीर है और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। भारत में कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट। और हाँ, ये तो वाकई एक बड़ा मुद्दा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत हर साल करोड़ों टन कचरा पैदा करता है। हाँ, आंकड़ा चौंकाने वाला है। करीब 6 करोड़ 20 लाख टन हर साल। और अंदाजा है कि 2030 तक ये बढ़कर 16 करोड़ टन से भी ज्यादा हो सकता है। बाप रे, 16 करोड़ टन! और इसमें से कितना सही तरीके से मैनेज हो पाता है? यहीं पर असली चुनौती है। देखिए, डेटा बताता है कि करीब 4 करोड़ 3 लाख टन तो इकट्ठा होता है, पर ट्रीटमेंट मतलब उसका सही निपटान सिर्फ 1 करोड़ टन का हो पाता है। सिर्फ 1.2 करोड़? तो बाकी का क्या होता है? वो 3 करोड़ टन से भी ज्यादा कचरा वो बस लैंडफिल में डाल दिया जाता है। सोचिए जमीन पर कितना दबाव पड़ रहा है। और ये सिर्फ आम घरेलू कचरा नहीं है। अच्छा, और किस तरह का कचरा होता है? इसमें देखिए, ई कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। पुराने फोन, कंप्यूटर, टीवी। 2020 तक ही अनुमान था कि ये 50 लाख टन सालाना से ज्यादा हो जाएगा। और ई कचरा तो खतरनाक भी होता है ना? उसमें वो हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल। पारा, कैडमियम, लेड। अगर ये सही से डिस्पोज ना हो तो मिट्टी में, पानी में मिल जाते हैं। सेहत के लिए बहुत खतरनाक। और प्लास्टिक का क्या हाल है? वो तो हर तरफ दिखता है। प्लास्टिक, हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। करीब 40 लाख टन सालाना प्लास्टिक कचरा। और रिसाइकिल कितना होता है? मुश्किल से 1/4। सिर्फ 1/4? और बाकी वो नालियों में, नदियों में, समंदर में। मुझे याद है मुंबई की बाढ़ में प्लास्टिक ने कैसे नालियां चोक कर दी थी। वही, ये तुरंत दिखने वाला असर है। जो पानी में जा रहा है, समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो अलग। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए सरकार ने 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाए थे, SWM रूल्स 2016। अच्छा, 2016 के नियम, इनमें क्या खास था? सबसे बड़ा जोर था स्रोत पर कचरा अलग करने पर। जहां कचरा पैदा हो रहा है, घर, दुकान, ऑफिस, वहीं पर उसे गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक, इन 3 कैटेगरी में अलग किया जाए। गीला, सूखा, खतरनाक, सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, पर इसे जमीन पर उतारना सबसे मुश्किल साबित हुआ है। आदतें बदलना, लोगों को जागरूक करना और फिर उस अलग किए कचरे को अलग अलग ही इकट्ठा करके ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना, ये पूरी चेन बहुत जटिल है। सही कहा। और इन नियमों में वो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR की भी बात थी ना? ये क्या है असल में? EPR, हाँ, इसका मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। तो आसान भाषा में, जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे चिप्स का पैकेट या कोई प्लास्टिक की बोतल, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बेचने तक नहीं है। अच्छा। जिम्मेदारी ये भी है कि इस्तेमाल के बाद उस पैकेट या बोतल के कचरे को वापस इकट्ठा करने और रिसाइकल करवाने में वो मदद करे। ये प्लास्टिक, ई कचरा, बैटरी, सब पर लागू होता है। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बनाने वाले की भी जवाबदेही तय हो रही है। पर क्या ये सब नियम और वो स्वच्छ भारत मिशन वगैरह जमीन पर असर दिखा पा रहे हैं? क्योंकि आंकड़े तो अभी भी सुधार की गुंजाइश दिखा रहे हैं। यही असल चुनौती है शशि। नियम बनाना एक बात है, उनका कार्यान्वयन दूसरी। कई बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिक्कतें आती हैं। फिर EPR में भी जैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग के फर्जी सर्टिफिकेट जैसी धोखाधड़ी की खबरें आई हैं। निगरानी और सख्ती बहुत जरूरी है। सिस्टम में लीकेज है। पर कुछ अच्छी पहल भी तो हो रही होंगी। समाधान क्या है? जैसे घरों में कंपोस्टिंग। हाँ, बिल्कुल। कंपोस्टिंग एक बेहतरीन तरीका है, खासकर गीले कचरे के लिए। घर पर ही गड्ढा बनाकर या ढेर लगाकर, या आजकल वो वेस्ट डीकंपोजर आते हैं, उनका इस्तेमाल करके खाद बना सकते हैं। मिट्टी के लिए अच्छा, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल। और एक पायरोलिसिस तकनीक का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? पायरोलिसिस, हाँ, ये खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। इसमें बायोमास कचरे को, जैसे धान की भूसी या गोबर, बिना ऑक्सीजन के हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। बिना ऑक्सीजन के? हाँ। तो उससे क्या होता है? उससे 3 चीजें निकलती हैं। बायो ऑयल, जो ईंधन जैसा काम करता है, सिन गैस, जिससे बिजली बन सकती है, और बायोचार, जो एक तरह की खाद है और मिट्टी को बेहतर बनाती है। तो गांव का कचरा गांव में ही काम आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। कचरे से ऊर्जा भी और खाद भी। शहरों में क्या चल रहा है? इंदौर, सूरत जैसे शहरों का नाम बहुत सुनते हैं। हाँ,
स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग ने शहरों के बीच एक अच्छी प्रतियोगिता शुरू की है। इंदौर और सूरत तो खैर मिसाल बनी चुके हैं, पर पुणे, आलपुझा जैसे कई और शहरों ने भी अपने लेवल पर अच्छे इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं। प्लास्टिक के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, जैसे गन्ने की खोई से बनी प्लेटें या समुद्री शैवाल से पैकेजिंग। तो मतलब कोशिशें तो हो रही हैं, नीतियां हैं, तकनीकें हैं, शहरों के अपने प्रयास हैं, लेकिन फिर भी ये जो विशाल मात्रा में कचरा पैदा हो रहा है, उसका पर्यावरण और सेहत पर असर तो पड़ ही रहा होगा। बिल्कुल पड़ रहा है। लैंडफिल से जमीन और पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा में मीथेन जैसी गैसेस जा रही हैं, ई कचरे के जहरीले तत्व, प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स हमारी फूड चेन में आ रहे हैं। ये सब लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन रास्ते भी हैं। नियमों का सही पालन, ईपीआर को और प्रभावी बनाना, कॉम्पोस्टिंग और पायरोलिसिस जैसी तकनीकों को अपनाना, और हाँ, हम सबकी भागीदारी। सही कहा। स्रोत पर कचरा अलग करना शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, जिस पर हम सबको ध्यान देना होगा। यहाँ एक सवाल मन में आता है किरण, जी, क्या सिर्फ नीतियां और टेक्नोलॉजी काफी हैं? या जब तक हम लोग, मतलब एक एक नागरिक, अपनी आदतें नहीं बदलते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तब तक क्या वाकई कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा? ये बहुत अहम सवाल है शशि, और शायद इसका जवाब यही है कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। नीतियां, तकनीक अपनी जगह हैं, पर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और एक्शन के बिना शायद पूरी सफलता मिलना मुश्किल है। ये एक मिलीजुली कोशिश ही होगी। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा भारत में कचरा प्रबंधन पर। उम्मीद है हमने इस जटिल विषय को आपके लिए थोड़ा सरल बनाया होगा। ऐसे ही और विषयों पर गहराई से जानकारी के लिए हेडलाइन के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।